वो अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल से ड्यूटी करके वापस आई थी कि रिदा ने उसे आकर दादी का पैगाम दिया था। शहवार, दादी जान बुला रही हैं, आके उनकी बात सुन लो। पैगाम पहुंचाने वाले का लहजा हस्बे मामूल बेजार था। खैर, उसे कौन सा उनके रवैयों से फ़र्क पड़ता था। रिदा समेत उसकी दीगर तमाम कज़न्स का रवैया शहवार के साथ, इस घर के वली अहद इज़्ज़त माब शहरयार मुस्तफ़ा के साथ दादी की ज़िद पर उसके होने वाले निकाह के बाद बदल गया था। होता भी क्यों ना, उसके तमाम लायक फायक कज़न्स और उनकी माएँ अपनी बेटियों के लिए उम्मीद लगाए बैठी थीं कि उनकी दादी पोते ने रंग में भंग डाल दिया था। आपने बुलाया दादी जान? उसने उनके पलंग के किनारे बैठते हुए पूछा था। तन्हाई और अपने दोनों सपूतों की गफलत की सताई हुई दादी उसे देखते ही खिल उठी थी। शहवार के वालिदैन उसके बचपन में ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। इसके बाद दादी ने उसे अपनी शफकत भरी आगोश में ले लिया था और तब से अब तक हर मुमकिन उसकी हिफाजत की थी। हाँ बच्चे, शहरयार इस महीने की 10 तारीख को वापस आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी फूफी को रुखसती के लिए हाँ कह दूँ। पिछले साल से इसरार कर रही और अब तो तुम्हारी डॉक्टरी भी मुकम्मल हो गई है। दादी जान खुशी से आगे की प्लानिंग करने लगी हुई थी, जबकि उसके हलक तक कड़वा हो गया था। इस फजूल इंसान का जिक्र सुनकर उसे शदीद नापसंद था वो शख्स, जबकि उसकी कज़न्स और तमाम ख़ानदान की तमाम लड़कियां परवानों की तरह उसके गिर्द फिरकर उसकी अना को तस्कीन पहुंचाने का फरीज़ा सर अंजाम देती थीं, जिसका दिमाग पहले ही 7वें आसमान पे था। उसका ये निकाह करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर दादी की ज़िद पे वो इनकार ना कर सकी थी। उसे लगा था कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं मानेगी। उनका झुकाव वाज़िया तौर पे रिदा की जानिब था, मगर उसकी तमाम तर उम्मीदों के बरखिलाफ दादी के इसरार पर और किस्मत के वार के आगे किसी की ना चल सकी थी। मगर वो अपने से 4 साल छोटे उस शख्स को कबूल ना कर सकी थी। कुछ लोगों की बातों ने उसमें अहम किरदार अदा किया था। बच्चे किन ख्यालों में खो गई हो, दादी जान के पुकारने पर उसके ख्यालात की डोर टूटी थी। उसने चुप करके थोड़ी देर उनका पुरुमीद चेहरा देखा और गहरी सांस भरी। जैसे आपको अच्छा लगे दादी जान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दादी जान का चेहरा खिल उठा था, जबकि वो उन्हें खाना खाने का बहाना करके उनके कमरे से निकल आई थी। कदमों में खुद ब खुद ही थकन उतर आई थी। निकाह तो हो ही चुका था, अब इनकार का क्या फ़ायदा था। आखिर कब तक मैं दादी को टाल सकती हूँ? एक न एक दिन होना तो ये होना ही है। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसने डूबते दिल को अधूरी सी तसल्ली देने की कोशिश की थी, जो कि इसके फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहा था। सुना है दादी तुम्हारी रुखसती करने वाली हैं। शहरयार के आने पर वो सुबह अस्पताल जाने के लिए निकलने वाली थी कि उसके बड़े मामू की लाडली बेटी रिदा ने आकर अपने मखसूस जले हुए लहजे में तंजन करते उसे रोक लिया था। बड़े मामू के रिदा समेत 4 बच्चे थे। रिदा सबसे बड़ी थी, उसके बाद आरजू और तीसरे नंबर पर अलीज़े थी, जबकि सबसे छोटा उनका एक बेटा था। छोटे मामू की एक ही बेटी थी आलिया, जो कि उनकी अकलौती औलाद होने का शरफ रखती थी। रिदा उसकी हम उम्र थी और पढ़ने के बाद आज घर बैठी हुई थी, जबकि बाकी तीनों कैद आज़म यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। बड़े मामू का बेटा मुआज़ आला तालीम के लिए इंग्लैंड था, वहीं शहरयार भी उसके साथ ही था। मुझे नहीं पता तुम जाकर दादी जान से क्यों नहीं पूछ लेती, मुझे देर हो रही है। वो उसे जवाब देते हुए तेज़ी के साथ बहर की जानिब बढ़ गई थी। वैसे भी उसके पास रिदा की फजूलियात का कोई जवाब नहीं था और उसके पास उनकी तरह सफ़र करने के लिए कोई गाड़ी वगैरह भी ना थी, इसलिए उसे बस पर बैठना था, जिसकी निकलने में थोड़ी ही देर थी। सारी सोचों को झटकते हुए उसने अपनी रेस्ट वॉच पे नज़र डाली थी और टाइम देखकर उसके कदमों में खुद ब खुद ही तेज़ी आ गई थी। बस निकलने में 20 मिनट थे। जहाज़ परवाज़ के लिए तैयार था और उसके ध्यान के धागे खुद ब खुद उसके दुश्मन जहाँ की जाने मुड़ गए थे, जो न जाने कब से अपनी तमाम तर बेरुखी और बेजारी के बावजूद उसके दिल में घर कर चुकी थी। 9 उम्री में ही उसका दिल अपनी इस नाक तक चढ़ी और दुनिया से बेजार मामूजात के ख्वाब बनने लगा था। और जब दादी ने उनके निकाह की बात की तो उसके तो दिल की मुराद भर आई थी। अम्मी इस निकाह के लिए राज़ी ना थी। वो रिदा को बहू बनाना चाहती थी, पर उसके इसरार पे वो हार मान गई थी। आज 5 साल बाद तालीम मुकम्मल करने के बाद वो इस अजनबी देश की हवाओं को छोड़कर अपने वतन की जान में रवा दवा था, जहाँ इस दुश्मन जाना के साथ साथ उसके अपने बस्ते थे। निकाह के बाद वो आज इतने अरसे बाद उसका सामना करने वाला था। रिदा के मुताबिक वो डॉक्टर बन चुकी थी। उसका अपनी सब कज़न से रब्ता था, सिवाय उस एक के जिससे रब्ता होना चाहिए था।
फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उसने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नज़र दौड़ाई तो अम्मी, अबू समेत बड़े मामू और छोटे मामू की चारों बेटियां मौजूद थीं। बस जिस मामू की बेटी की दीद का सबसे ज़्यादा इश्तियाक था वही गायब थी। उसने ठंडी आह भरी और अपनों से मिलने के लिए उनकी जानिब बढ़ा। वो गेट के अंदर दाखिल हुई थी कि अंदर से आने वाली चहकारों और कहकों की आवाज़ से उसे पहले ही पता चल गया था कि अंदर कौन मौजूद है। गहरी सांस भरते उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। सबसे पहली नज़र ही उस शख्स के चेहरे पे पड़ी थी जो कि दादी जान और फूफू के साथ सोफे पे बैठा हुआ था। कैसी हैं शहवार, उसे देखकर वो मुखातिब हुआ था। नज़रें हीरो की तरह जगमग करती उसके चेहरे से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। रिदा और दीगर तमाम कज़न्स की मुस्कुराहटें उसे देखकर फीकी पड़ी थी, जबकि वो इसकी बेबाक नज़रों पे दिल ही दिल में कोफत का शिकार हुई थी। अल्लाह का शुक्र है दादी, मैं फ़्रेश हो लूँ। बामुश्किल जवाब देकर उसने जान छुड़ाने के लिए पर तोले। हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, फ़्रेश होकर आओ, मुलाजमा वैसे भी खाना लगाने वाली है। दादी ने बोलकर उसकी मुश्किल आसान कर दी थी, जबकि वह फ़ौरन अंदर की जानिब बढ़ी और राहदारी का मोड़ मुड़ते तक उसे उस शख्स की परतपिश नज़रें उसे अपनी पुश्त में महसूस होती रही थी। उसके गायब होने पे वो चौंका। एक पल की मुलाकात ने दीद की प्यास मज़ीद बढ़ा दी थी, जबकि उसके बरकस दुश्मन जहाँ के तेवर खतरनाक थे। मतलब अभी तक वो इस रिश्ते को दिल से कबूल ना कर सकी थी, जबकि उसका दिल फिर भी पुरउम्मीद था कि उसकी मोहब्बत की तपश उसका दिल पिघला ही देगी। मुलाजमा के बुलाने पे जब वो ड्राइंग टेबल पे पहुंची तो सब बैठ चुके थे। रिदा उस शख्स की साथ वाली कुर्सी पे बैठी थी। उसके आने वाली पे उसने नज़रों ही नज़रों में उसे कुछ जितलाने की कोशिश की थी। खैर, उसे जैसे कोई फ़र्क पड़ता था। अली, उसकी बड़ी फूफू का बेटा, उसके साथ वाली कुर्सी खाली थी, वो वहीं बैठ गई और इन पुरतपश नज़रों का रुख एक मरतबा फिर उसकी जानिब हो चुका था। उफ, वो दिल में शदीद झंझलाहट का शिकार हुई थी। शदीद गुस्से से उसकी जानिब अपनी घूर स्याह नज़रें उठाते हुए वो बेआवाज़ बोली, ठरकी, जबकि वो उसके लबों की हरकत महसूस करके मुस्कुरा उठा था। इन नाकों के स्याह समंदर में उसका पहले से डूबता दिल मज़ीद डूब गया था। वो जान चुका था कि इस स्याही की कैद से रिहाई अब ख्वाब ही है। शहवार, बच्चे आज घर ही रुक जाओ, तुम्हारी फूफी आज रुखसती की तारीख लेने आ रही है। वो नाश्ता करके फारिग हुई थी कि दादी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर बताया, जी अच्छा, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। हालात के दायरे पे खुद को छोड़ते उसने अपनी ज़िंदगी का तमाशा देखने का फ़ैसला कर ही लिया था। हाय रे मजबूरी, शायद जिनके माँ बाप नहीं होते उनको ऐसे दूसरों के फ़ैसले कबूल करना पड़ते हैं। अपनी बेबसी पे वो खुद भी हंसी थी। वो सब लाउंज में मौजूद थे। आए फूफो रुखसती की तारीख लेने आई हुई थी। वो दिल पे पत्थर रखकर खूबसूरत से नक्श व निगार वाले अंगूरी जोड़े में मलबूस सोफे पे फूफो और दादी के साथ सर झुकाए बैठी हुई थी, जबकि उसकी दूसरी जानिब वो शख्स बैठा था जो कि उसकी नाखुशी से बखूबी आगाह भी था और वक्तन फ़वक्तन उसके इस रंग में सपाट मगर जगमगाते दिल फरेब चेहरे पर निगाह डाल रहा था। उसके दिल ने अपनी खुशी के लिए उसकी नाखुशी को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा था, जबकि उसके बकौल वो उसकी बेपनाह मोहब्बत पाकर जल्दी अपनी नाखुशी भूल जाएगी। ये भी दिल के बहलाने को गालिब का गुमान उसने ख्याल को सरहद से झटका था। एक माह बाद रुखसती की तारीख तय हो चुकी थी और इस हंसी खुशी के दरमियान रिदा ने हसरत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। वो एक ऐसे ख्वाब की मानद था जो दस्तरे से बाहर था और एक माह बाद तो वो जो बच्ची कुच्ची आस थी वो भी ख़त्म हो जानी थी। उसने ठंडी आह भरते हुए शहरयार के मुस्कुराते चेहरे से नजरें हटा ली थी और दूसरी लड़कियों की जानिब बढ़ते हुए अपने दिल को भूल जाने की कोशिश की थी। जब इंसान चाहता है वक़्त रुक जाए, लम्हे तवील हो जाएं, उसका नापसंदीदा वक्त ना आए तो वक्त उसकी ख्वाहिशात के बरअक्स पर लगाकर उड़ जाता है। आए रुखसती का दिन था और वो अपनी बेचैनी छुपाए रवायती सफ़ेद शेरवानी में मलबूस स्टेज पे बैठा शहवार के आने का इंतज़ार कर रहा था। दीगर तमाम कज़न हंसी मजाक में मशगूल थे। रिदा भी अपने डूबते दिल को संभालते हुए वहाँ मौजूद थी। जो आपके दिल की औलीन ख्वाहिश हो उसे किसी और का होते देखना दिल कहाँ गवारा करता है। दादी और फूफो उसके साथ वाले सोफे पे मौजूद थीं। तभी शहवार के आने का ऐलान हुआ था। मैरून रंग के मुगलिया तर्ज पे बने लहंगे और कदीम तर्ज के जेवरात में वो किसी देव मलाई दास्तान का हिस्सा लग रही थी। वो उसके खैरा करते हुसन को देखकर बेख्तियार उसे सहारा देने को आगे बढ़ा था, जबकि उसके इर्द गिर्द मौजूद कज़न्स के शोर मचाने पे वो कुछ झीम सा गया था।
वो उसके हाथ का सहारा लेकर स्टेज पर चढ़ी थी। हालांकि दिल चाह रहा था कि उसका हाथ जोर से झटक दिए फजूल इंसान। दादी जान बार बार अपनी आंखों में खुशी से आई नमी साफ कर रही थी। आज उनका दिलाना ख्वाब पूरा हुआ था। अपनी इस पोती को महफूज हाथों में सौंप कर वो चैन से मर सकती थी। फूफी ने भी उसे अपने इकलौते बेटी की खुशी के लिए कबूल कर लिया था। उन्हें वैसे भी से कोई प्रकाश ना थी। वो तो वैसे उनका झुकाव रिदा की जानिब था। रुख से हो चुकी और उसे शहरयार के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो कमरे में अकेली थी और बाहर से हंसी मजाक और शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। उसने डूबते दिल को संभालते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। वो पहली मर्तबा उसका कमरा देख रही थी, जो उसकी खुश ज़ौकी और नफासत का मुंह बोलता सबूत था। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और आज पहली दफ़ा उसे माइग्रेन का दर्द बेवक्त होने पर खुशी महसूस हुई थी। यहाँ बैठकर वो इस बेबाक का इंतज़ार करने वाली तो ना थी, इसलिए अपने ठंडे होते पैर और दर्द से फटते फटते सर को हाथों में थामते हुए उसने बेड से उठने की कोशिश की थी। जबकि दरवाज़ा खोल कर अंदर आते हुए वो चौंका और फ़ौरन उसकी जानिब बढ़कर उसे सहारा दिया था। शहवार, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आवाज़ में घबराहट और फिक्रमंदी वाजियाँ थी। मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है। शदीद तकलीफ से करा कर बोलते उसकी आंखों से गर्म स्याह भी बहने लगे थे। दर्द हर लम्हे के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। इतने दिनों की टेंशन रंग लाई थी। दर्द की शिद्दत के पेश नज़र वो भूल गई थी कि उसे सहारा देने वाला वो फजूल इंसान ही है, जिसका वो लम्स तो दूर कुर्ब भी बर्दाश्त ना कर सकती थी। अच्छा रोएं तो मत, आपकी दवाई कहाँ है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? वो उसके मुसलसल बहते हुए आंसू साफ करते हुए घबरा कर बोला था। वो जानता था कि उसे माइग्रेन का दर्द होता था और बहुत शदीद नौइयत का था। ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? फजूल इंसान, दर्द हो रहा है तो रो ही रही हूँ ना। खुद ब खुद आंसू आ रहे हैं। वो अपनी कमज़ोरी उस पर आया होने की वजह से सुर्ख डोरों भरी आंखों से उसकी जानिब देखते हुए शिकवा कुनाल लहजे में बोली थी, जबकि वो इन नैनों के वार पे हजार दफ़ा का ज़ख्मी दिल एक मरतबा फिर ज़ख्मी हुआ था। उसकी गर्दन में गुलटी उभरी थी। बामुश्किल उसकी जानिब से नजरें हटाते हुए उसने दिलो दिमाग को उसकी ख़राब हालत का एहसास दिलाते हुए बेलगाम ख्वाहिशातों जज्बात को काबू करने की कोशिश की थी। उसके कराने पे वो फ़ौरन खुद को सर्जिश करते हुए हरकत में आया था और उसको बेड पर लिटाते उसके पर्स में से मखसूस दवा निकाली और पानी के साथ उसकी जानिब बढ़ाई। उठे, ये गोली लें। वो गोली उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला और उसके मुंह में गोली रखने के बाद उसे सहारा देते हुए पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। गोली निगलते ही वो कराते हुए बेड पर लेट गई, जबकि इतनी सी देर में ही उसकी तमाम तवानाई निचर चुकी थी। उसे आमता देखकर वो शदीद परेशान हो चुका था। बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसकी तकलीफ़ वो खुद पे ले ले। अल्लाह मेरा सर। उसके कराने पे वो चौंका था और उसके सराहने बैठ कर उसका सर अपने गोद में रखा और हल्का हल्का दबाने लगा था, जबकि सर पे मजबूत मर्दाना उंगलियों का नरम सा लमस महसूस करके वो चौंकी। पुरएहतियाज की हिम्मत खुद में ना पैदा कर पाकर उसने खामोशी के साथ अपनी आंखें मूंद ली थीं। वैसे भी उसके हाथों के नरम गरम लमस से उसे सुकून मिल रहा था। वलीमे के बाद से इन दोनों के लिए ख़ानदान भर से दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था, इसलिए उन्हें रोज़ कहीं न कहीं जाना पड़ता था। मिसेस शहरयार, तुम अपनी और मेरी पैकिंग कर लो। हम कल हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहे हैं, पहले मरी जाएंगे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने खूबसूरत लम्बे बाल देख रही थी कि उसके शोशे पे चौंकी और हैरत से उसकी जानिब देखा, जो संजीदा चेहरे से खूब रोब भरी आवाज़ में उस पर शोराना रोब जमाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर शरारत से जिगर जिगर करती आंखें उसका पोल खोल रही थीं, जो उसके बालों में उलझी हुई थीं। दांत पीसते वो उठी और उस पर पल बड़ी और जो इसी इंतज़ार में था फ़ौरन से अपने मजबूत बाजों के आसार में कैद किया और हंसते और सीने पे पड़ने वाले उसके नाजुक मुखों के तशद्दुद को सहने लगा था। ये तुम्हें क्या होता है? हाँ, मैं पूरे 4 साल बड़ी हूँ तुमसे। हाथों के तशद्दुद के साथ साथ उसे भी बावर करवाया गया था, जबकि मुकाबल का तेवर उसकी खुली खुशबूदार जुल्फ़ों के अपने चेहरे पे गिरने पे फ़ौरन बदले थे। अंदाज संजीदा और आंखों में खुमार भर चुका था। वो अपनी झोंक में उस पर गुस्सा करते उसकी खामोशी महसूस करते हुए चौंकी थी। दिमाग ने फ़ौरन खतरे की बत्ती चलाई थी। दिल ही दिल में घबराते उसने उसकी नज़रों की तरफ नज़र उठाई थी तो उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसने फ़ौरन उसका आसार तोड़ने की कोशिश की थी, जो कि वो बाखूबी नाकाम बना चुका था।
हाँ तो मिसेस शहरयार आप मुझसे बड़ी हैं? हाँ, खुमार बड़ी आवाज़ में पूछे कि उसके सवाल पे उसकी आवाज़ मज़ीद उड़े थे। जबकि वो कमीना आप मज़ीद करीब होते उसके बालों की खुद में उतारने की कोशिश करते हुए लंबी लंबी सांसें भर रहा था। उसकी बेबाक हरकतों पे उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी और चेहरा शदीद तपने लगा था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, खुद से बड़ी लड़कियों को इतने गंदे तरीके से देखते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घबराहट के मारे जो कुछ उसके मुंह में आया वो ओल फोल बकती गई। जबकि अपनी बेगम की लंतरानियाँ सुन के उसके बालों में चेहरा छुपाया इस घटिया इंसान का सारा खुमार वक्त से उड़ा था। फ़ौरन अपना चेहरा उसके बालों से निकालते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, जिसका चेहरा शदीद सुर्ख था, जैसे अभी खून छलकाएगा। वाह मोहतरम, आपको याद हो तो तमाम गवाहान की मौजूदगी में मुझ घटिया इंसान को इन तमाम हरकतों का परमट मिल चुका है। वो उसके चेहरे के तासुरात देखकर बेख्तियार हंसा था, जो कि हर वक्त दूर से उस पर बड़े हुए होने का रोब जमाती थी और पास आते उसकी सारी तरारी हवा हो गई थी। उसके मजलूम चेहरे पर तरस खाते उसने उसे छोड़ दिया था, जो फ़ौरन पीछे हटी और ड्रेसिंग रूम की वहाँ जाकर पनाह ली थी। साथ ही कांपते हाथों से कुंडी भी लगाई थी कि वो पीछे ही ना आ रहा हो। तौबा, हरकतें तो देखो, उसके इसे बच के रहना होगा। आप कोई भरोसा नहीं है इसका। दिल पर हाथ रख के गहरे गहरे सांस लेते उसने सोचा था, ये इतनी गर्मी क्यों है सुबह सुबह। आज वो दोनों अपने हनीमून के लिए मरे की जान में रवा दवा थी, जबकि उसकी यकीन दहानी पे कि वो कोई फजूल हरकत नहीं करेगा, इसलिए उसके साथ आई थी। उस दिन के बाद से वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। शादी वाली रात के बाद से ही उनके दरमियान कुछ बदल गया था। दादी के बाद शहरयार वो वाहिद शख्स था जिसने इस तरह उसका ख्याल रखा था। दिल खुद ब खुद ही उसके लिए नरम हो गया था। दूर से अनापरस्त दिखने वाला वो शख्स ज़रा भी अनापरस्त ना था। उसके तमाम अंदाज़ों के बरखिलाफ उससे बड़े एहतराम से पेश आया था, जिसमें मोहब्बत की झलक वाजिया थी। वो उसे अभी अभी दिल से कबूल ना कर पाई थी, पर उसने अपनी ज़बान की करवाट से उसका दिल ज़ख्मी करने की कोशिश भी ना की थी। और इन दोनों की नोक झोंक जब जब वो पास होता था मुसलसल जारी रहती थी। बकौल उसके उसे तंग करके दिली सुकून मिलता है। जब जब वो चढ़ती है उसको नए सिरे से उससे मोहब्बत हो जाती है। घटिया इंसान हूँ, उसने कड़वा सा मुँह बनाकर सोचूंगा सर झटका और खिड़की से नजर आते बाहर के मनासर को देखने लगी थी। मिसेस शहरयार बात सुनना। दांत पीसती वो उसकी जाने मुड़ी, जैसे उसका एक पल का भी सुकून बर्दाश्त न होता था। और ये उसका फजूल तर्ज तखातिब जो कि उसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। उस दिन के बाद से तो वो उसे छोटा होने का ताना देने से भी कतराती थी। दिली में ताव खाते वो बड़े ज़बत से अपने तासरात काबू में रखते उसकी जाने मुड़ी थी, जिसकी आंखें उसे तंग करने के ख्याल से ही चमकने लगी थी। क्या है, मेरा सुकून तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो तब कर बोली। जवाबन उसके मासूमियत से ना में सर हिलाने उससे मजीद तब चढ़ी थी। ओके सीज फायर, यार मुझसे बात करो, सारा सफ़र इस तरह चुप करके तो नहीं गुजारा जा सकता। उसके तपे तासरात पे वो अमन का झंडा लहराते हुए बोला। उसके कहने के बावजूद वो सर झटक कर मुँह खिड़की की तरफ फेर कर बैठी रही थी, जबकि वो गहरी सांस भरकर रह गया था। वो मरी पहुंच गए थे। शाम के साए गहरे हो चुके थे। होटल के कमरे में पहुंचते ही वो दोनों थक चुके थे। रात का खाना खाने के बाद वो कुछ भी सोचे समझे बगैर नरम से बिस्तर पर गिर गए थे, जबकि शहवार ने अपनी तमाम सोचों को ताला लगाया और पुरसकून नींद सोने की तैयारी करने लगी थी। कहीं ना कहीं दिल में ये इत्मीनान भी था कि वो उसकी बेखबरी में उसकी मर्जी के बगैर उसके करीब नहीं आएगा। वो उसकी तमाम सोचों के बरअक्स था और दिल धीरे धीरे उसे कबूल कर रहा था। जबकि शहरयार उसे अपने साथ एक बिस्तर पे इत्मीनान से बगैर किसी खदशे या घबराहट के शेयर करने पे होले से मुस्कुराया। उसका मतलब था कि वो उस पर एतमाद करना शुरू हो गई है। उसके दिल में ढेरों इत्मीनान उतर आया था। उसके सोने का यकीन करने के बाद उसने धीरे से उसकी जानिब करवट बदली और मुस्कुराते हुए उसके खूबसूरत नक्श देखने लगा था। उसके जागते में तो ये जुर्रत करने पर उसने कार्ड खाने को दौड़ना था। उसकी गहरी नींद का यकीन करते दिल के तकाज़ों पे बेकरार होकर उसने उसकी तरफ झुकते हुए उसके माथे को होले से चूमा और उसके बेखबर चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए आंखें मूंद ली थीं। उनका हनीमून शुरू हो चुका था और शहरयार से दिन भर अपने साथ घुमाता रहा था। रात को थक हार कर वो बिस्तर पर गिरती थी। उसके बरकस वो एक घूमते फिरने का शौकीन था और उसे भी सारा दिन साथ लेकर हर जगह घूमता फिरता रहता था। आज भी वो मरी की खाक छान कर आने के बाद आए थे। वो बेड पे लेटी आराम कर रही थी
कि वो उसके बुलाने पे चौंकी और उसकी हिम्मत देखा जो बालकोनी में मौजूद छोटे से खूबसूरत सोफे पे बैठा उसे आवाज़ें दे रहा था। बामुश्किल अपनी दर्द करती टांगों और पैरों को संभाल कर वो सोफे पे पहुंची और थक कर वहाँ गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। क्या हुआ? शहरयार उसके थकन ज़दा चेहरे को देख के नरमी से पूछा था, जबकि वो उसकी मुकम्मल तवज्जो पाकर मज़ीद रुहासी हुई। शायद उसे दादी की याद आ रही थी, तभी उसने खुद को बेदाने की कोशिश की थी, मगर उसकी तवज्जो ने दिल गदास सा कर दिया था। पाँव में दर्द हो रहा है, वो न रह न सकी और शिकवा कुना लहजे में उसे बताया, जबकि वो उसकी शिकवा करती निगाहों पे होले से मुस्कुराया। कसूर तो वाकई मेरा है, तो तलाफ़ी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। कहते उसने धीरे से उसके पैर अपनी गोद में मुंतकिल करिए और नरम हाथ उसे दबाने लगा। वो चौंकी एतराज़ करने लगी थी कि उसके सख्त हाथों की नरमी से मिलते सुकून पे उसकी आवाज़ हलक में दम तोड़ गई थी और तमाम फिक्रों को पसे पुश डालते उसने सुकून से आंखें मूंद ली थीं। कुछ देर बाद वो कुछ अजीब सा एहसास पे चौंकी और आंखें खोल लीं तो वो उसके कंधे पे सर रख के अपना तकरीबन सारा वज़न उस पर डाले सोई हुई थी। आंखें खोलकर उसने पीछे होने की कोशिश की। शहरयार उसे रोक लिया था और नरमी से उसका सिर अपने कंधे पे मुंतकिल कर लिया था। रात के पुरफसूम माहौल का असर था या न जाने क्या था, उसका दिल मजीद कुछ नरम पड़ा था। उसने दोबारा से बगैर किसी झिझक के उसके कंधे पे सर रख चुकी थी। शहरयार ने नरमी से उसके मुलायम बालों के ऊपर से उसके सर का बोझ सा लिया था और उसकी जानिब से किसी किस्म की मुज़ाहमत या कड़वा जुमला ना पाकर उसका एतमाद बढ़ा था। उनके सर पे सितारों पर आसमान जगमग कर रहा था और उसके ऐन वस में खूबसूरत सा मुकम्मल चांद अपनी पुरफसून चांदनी से हर चीज़ रोशन कर रहा था। रात की दिल फरीबी ने उनके दिलों को भी जगड़ लिया था। वो दोनों चुप करके इस खूबसूरत आसमान को देखने लगे थे, जबकि शहरयार नरम हाथों से होले होले गैर इरादी तौर पर उसके सर के बालों में उंगलियां फेर रहा था। हर थोड़ी देर बाद उसके बालों का नरम बोसा भी ले रहा था, मगर शहवार ने किसी किस्म की मुजामत नहीं की थी। इस बात ने उसका हौसला बढ़ाया था। तभी वो नरमी से बोला था, शहवार बेगम, आज रात आप मुझे हैरान करने पे तुली हैं। लहजे में शरारत का अंसर नुमाया था। वो धीरे से मुस्कुराए और उसके इशारे पे मुक्का मारा। ऐसी भी कोई बात नहीं, आप तो मुझे पहले की निस्बत थोड़े ज़्यादा काबिल कबूल लगते हो, इसलिए। वो भी जवाबबंद बड़े अंदाज से बोली, जबकि सामने वाले तो पहले उसकी हर अदा पे कुर्बान था। शहवार में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और उसके साथ बहुत मोहब्बत भी करता हूँ। न जाने कब से बगैर किसी गर्ज के मैंने अब भी पूरी कोशिश की है कि आपको मेरे किसी अंदाज से कोई दुख ना हो। उसके लहजे में उसके जज्बात बोल रहे थे, जिन्होंने शहवार के दिल पे गोया आखिरी ज़रब लगाई थी। तुम मेरी तमाम सोचों के बरअक्स निकले हो। मैं इस निकाह के इसलिए ख़िलाफ़ थी कि एक तो तुम मुझसे 4 साल छोटे हो और उस निकाह के बाद सब ने मुझ पे तुम्हें फांसने के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे। ऊपर से रिदा जो तुम्हारे अफेयर्स के किस्से सुनाती थी, इसलिए मुझे इस रिश्ते से चिढ़ सी हो गई थी। उसने भी जवाबन पूरी सच्चाई से अपने जज्बात बताए थे। वो चौंका और संभला। अब उसे उसके रवैये की वजह समझ में आई थी। वो भी अपनी जगह पर हक पर थी। इस सब को झेलने के बाद आई एम सॉरी, मुझे इस सब का अंदाज़ा ना था, पर बात यह कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी खातून हो। वो बड़ी मोहब्बत उसे यकीन दिला रहा था और उसके लहजे की सच्चाई पर उसका दिल यकीन कर चुका था। तो मैं सुलह समझूँ, वो उसकी खामोशी पे शरारत से बोला था, पीछे हट ठरके इंसान हूँ, ज़रा सी लिफ्ट किया करो, दबाव फैलने लगते हैं। वो उसे फ़ौरन धक्का देकर भागी और मसनूई नखुवत से बोली, पुर लहजे की शरारत बाजिया थी, अब बचो ज़रा। वो भी मुस्कुराकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, जबकि वो चीख मारकर सोफे के इर्द गिर्द दौड़ने लगी थी। अचानक शहरयार ने उसे पीछे से पकड़ा, तवाज़ुन बिगड़ने से वो उसके ऊपर गिरी, जबकि शहरयार सोफे पे। अब बताओ। वो दोनों हंस रहे थे और सांसें दोगुनी की माने चल रही थी। वो उसके हंसते चेहरे को देखकर अचानक संजीदा हुआ था, आंखों में खुमार उतरा था। जबकि उसकी खामोशी शहवार ने उसकी जानब देखा तो उसकी आंखों में देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई थीं। उसकी नज़रों का प्याम वाज़ेह था कि वो क्या चाहता है। वो चाहते हुए भी नज़रें उसकी नज़रों से ना उठा सकी थी, जबकि वो उसकी खामोशी पे शह पाती नरमी से उसके चेहरे को थाम कर उसके लबों पे झुककर अपने जज्बात को उसमें मुंतकिल करने लगा था। बल आखिर उसकी आजमाइश का सफ़र तमाम हुआ था।